आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। शिवसेना का बहुत बुरा हाल है। उद्धव ठाकरे गए, इनकी सरकार गई, सीएम हाउस भी छोड़ दिया इन्होंने। और अगर हम बात करते हैं ये जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, खाली है भाई, मतोश्री के लिए निकल गए पूरा आपका पूरा परिवार। अब ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसकी वजह क्या है दोस्तों? एक नहीं, दो नहीं, 39 एमएलए कैसे बागी हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि शिवसेना के अंदर गड़बड़ी है। जो सदस्य हैं वो उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि एक्चुअल में रीजन क्या है। एकनाथ शिंदे को आप जानते थे? नहीं जानते होंगे, लेकिन भैया उनका आज जो नाम है पूरे भारत में फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस हो गए। एकनाथ शिंदे एक समय पे ऑटो चलाया करते थे, कुछ समय के लिए, हालांकि संघ ज्वाइन की, उसके बाद काफी काम किया, शिवसेना के काफी करीबी माने जाते हैं। बाला साहब ठाकरे से बहुत अच्छे रिश्ते, और फिर मंत्री भी बने। लेकिन अब थोड़ा रूठ गए हैं। तो रूठने की वजह क्या है दोस्तों? इतनी ज्यादा दरार आ गई है। एकनाथ शिंदे यही है, एकनाथ शिंदे इतनी ज्यादा दरार आ गई है कि पता भी नहीं चला ये कहां ठहरे हुए हैं, और किसी से मिलने से भी मना कर दिया। एक साथ इतने सारे विधायक गायब हो गए, सब टेंशन में कि भाई गए कहां। उद्धव ठाकरे टेंशन में, कहां गए, किधर ढूंढे इन्हें। फिर खबर आती कि सूरत चले गए, फिर गुवाहाटी में भी 2600 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, रेडिसन ब्लू में। तो ऐसा क्यों हुआ? गुवाहाटी क्यों गए, सूरत क्यों गए? हम आपको एक एक चीज बताएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं एकनाथ शिंदे की, तो ये नगर विकास मंत्री के लिए नए प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री को मतलब दिए। देखिए ये तो रीजंस हैं, ठीक है, कि क्यों हुआ। देखिए इसमें शुरू करने से पहले मैं 4-5 मोटी मोटी बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे किसी की नहीं सुन रहे थे। एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और जो एनसीपी है उनसे बात करनी चाहिए थी, उन्होंने सुनी नहीं। हम बार बार बोल रहे थे कि अब बात करो, कुछ करो, क्योंकि जहां हमने चुनाव जीता है, ठीक है, जहां पे हम हैं वहां कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। सेम गोज फॉर एनसीपी। अभी एमएलसी में क्रॉस वोटिंग हुई, तब भी उद्धव ठाकरे ने बात ही नहीं की। शायद शरद पवार के एहसान तले दब गए हैं, ऐसा इनके एक विधायक ने कहा। कितना भी बुरा हो जाए, ना वो कांग्रेस से बात कर रहे हैं, ना वो एनसीपी से बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व के मुद्दे से हट गए। हालांकि अभी पूरा परिवार जो है अयोध्या गया था, बट यहां पे ये आरोप है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से ही हट गए। बीजेपी और शिवसेना, हम दोनों का एजेंडा है हिंदुत्व, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलके उनको खुश करने में लग गए हैं। रियल एजेंडा कुछ और सेट कर दिया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकनाथ शिंदे की अनदेखी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, वो जब अपने पे आती है ना तो दिमाग खराब होता है। अब देखिए यहां पे नगर विकास मंत्री थे, तो एकनाथ शिंदे चाहते थे पालघर में और कुछ और जिलों में कुछ पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती हो, उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उद्धव ठाकरे ने इनके रिजेक्ट कर दिए। इसलिए भी एकनाथ शिंदे जो है वो काफी ज्यादा नाराज हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी हट करने का, अपन का ईगो हट नहीं करने का। और फिर यह भी कहना कि आदित्य ठाकरे का बहुत ज्यादा दखल है। हालांकि आदित्य ठाकरे ने अपने फेसबुक प्रोफाइल से मंत्री पद हटा लिया गया है, उन्होंने हटा दिया है। एक और चीज आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया। ये कमाल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, फेसबुक लाइव किया। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, वैसे सारे नेताओं को ये करना चाहिए। फेसबुक लाइव इज अ गुड थिंग, ताकि आप देखिए मीडिया तो उसको दिखाएगा ही, और आप सोशल मीडिया से भी सबसे कनेक्टेड हो। तो ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने काम किया। तो फिलहाल दोस्तों समीकरण ये है। अब मैं आपको थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बता देता हूं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देखिए, और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी जान लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आना है। तो देखिए कुल सीटें हैं 288, राइट, 288। बहुमत के लिए आपको 144 चाहिए, 144 चाहिए, ठीक है, समझ गए। कुल सीटें महाराष्ट्र की 288 और बहुमत के लिए 144 चाहिए। अब जब इलेक्शन हुए थे पिछली बार महाराष्ट्र में, तो किसी के पास भी बहुमत नहीं आई थी। इससे पहले तो देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन किसी के पास भी बहुमत नहीं आई थी। और देवेंद्र फडणवीस का काम अच्छा माना जाता है, बहुत खराब नहीं था, ठीक था उनका। अब देखिए
जब इलेक्शन हुए तो वही है कि किस्मत, बीजेपी को 106 सीटें मिली, 106 सीटें मिली, ठीक है। सबसे ज्यादा पिछले इलेक्शन में बीजेपी को सीटें मिली, बीजेपी एनडीए को सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाएगी, जो कि इनके कट्टर प्रतिद्वंदी थे। शिवसेना को मिली 56 सीटें, समझ गए। एनसीपी को मिली 53 सीटें और कांग्रेस को मिली 44 सीटें। तो कुल आंकड़ा कितना हुआ? 153। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 144। शिवसेना के पास दो विकल्प थे, या तो पिछले इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ चले जाए तो आसानी से सरकार बन जाती, ठीक है। दूसरा विकल्प ये था क्योंकि भाई भाजपा से बहुत ज्यादा मतभेद थे, बहुत ज्यादा, और वो खुल के सामने आ रहे थे, ठीक है। दूसरा विकल्प ये था कि एनसीपी और कांग्रेस से कर लें और उसके बाद फिर हम सरकार बना लें। तो ये विकल्प उन्होंने चुना कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई तो 153 टोटल सीट इनके पास इस समय है। सरकार बनी हुई है शिवसेना की, एनसीपी की, कांग्रेस की। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। 2019 में 2 साल पहले में भी दोस्तों यही पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी। खैर उस पर भी हम बाद में आएंगे, अजीत पवार के भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था, है इनफैक्ट। अब अभी क्या हुआ है? अभी एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि हमने 2/3 विधायक जो है शिवसेना के तोड़ लिए हैं। ये 2/3 विधायक का क्या काम हिसाब किताब है अभी आपको बता देता हूं। इसको छोड़िए, आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना है? ये क्या कहता है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है, पहले क्या होता था ना कि ऐसे ही होता था कि पार्टी में जो मेंबर्स थे वो अपनी पार्टी को तोड़ देते थे। जैसे मान लीजिए कि जैसे अब यही शिवसेना का एग्जांपल ले लीजिए, शिवसेना कोई ए पार्टी है, अब उसके पास 100 विधायक है। अब मैंने बोला कि भाई देखो तुम्हारे पास 100 विधायक है, तुम्हारी बहुमत है, तुम्हारी सरकार है, लेकिन अब मैं सरकार बनाना चाहता हूं, मैं तुमको ढेर सारे पैसे दे रहा हूं या लालच दे रहा हूं, तुम मंत्री हो जाओगे, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। तो क्या होगा? वो मेरी पार्टी में आ जाएंगे, यानी कि उनकी पार्टी की बहुमत गई। 100 में से अगर 50 विधायक मेरी पार्टी में आ गए तो मेरी बहुमत हो जाएगी, समझे आप? तो अब इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ऐसे तो डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी, ये तो पावर स्ट्रगल चलता रहेगा। इसीलिए दोस्तों पहले क्या होता था, बिहार में 1 साल 2 साल सरकार चल रही है, हरियाणा में आयाराम नहीं थे, आयाराम गयाराम, वो 4 बार उन्होंने पार्टी बदल ली महीनों के अंदर। तो वही वो आयाराम गयाराम, वहीं से ही वो मुहावरा आया है, ठीक है। तो ऐसे तो डेमोक्रेसी। तो उसके बाद 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप पार्टी नहीं छोड़ सकते। अगर आप, इसमें बकायदा प्रोविजंस थे, अगर आपने पार्टी छोड़ी तो आपको सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है, समझे आप? इसमें बकायदा प्रोविजंस है कि अगर मान लीजिए कि आप पार्टी के सदस्य हो, वोटिंग करने को बुलाया गया, आपने नहीं दी वोटिंग, तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आप डिफेक्ट हो जाओगे। डिफेक्ट मतलब बेकार हो, आप खराब हो, आपको सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरा, अब अगर मान लो कि जैसे आप चुनाव जीते और आपने तुरंत ही दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, आप निर्दलीय हो, तो भी आपको डिफेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा होता था, निर्दलीय चुनाव जीत के आते थे, एक पार्टी उनको ले लेती थी, समझ रहे हो? कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर पार्टी का मर्जर हो जाए, अगर मान लीजिए एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है तो किसी की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। अब यही चीज है, अब मर्जर के लिए पहले क्या होता था, पहले 1/3 था, 1/3। अगर मान लीजिए कि 1/3 जो पार्टी के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो सदस्य हैं हाउस के और पार्टी के मेंबर्स हैं, अगर 1/3 जो है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो फिर हम आपकी सदस्यता रद्द नहीं करेंगे। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। तो 2002 में इसको अमेंड किया गया और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया और इसको 2/3 किया गया। यानी कि अगर 2/3, हर 3 में से 2 जो आपका मेंबर है, जैसे शिवसेना में अभी 56 मेंबर है, अब इसका 2/3 कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए, लगभग 39 आएगा। तो अगर 39 मेंबर्स, 39 सदस्य आपके अगर मान लीजिए बागी हो जाएं या किसी और को सपोर्ट दे दें तो सदस्यता नहीं छीनेगी मेंबर्स की, समझ रहे हो? फिर से आपको बताता हूं, इसको समझिए आप। जैसे अभी शिवसेना के 56 मेंबर्स हैं, अब अगर मान लीजिए कि 2/3 यानी कि लगभग 39 मेंबर के आसपास, 39 मेंबर्स, अगर 39 मेंबर्स कल को जाके बीजेपी में मिल गए या 39 मेंबर्स ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया तो इनकी सरकार गिर जाएगी ना। तो अब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको खत्म होना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 2/3 का आंकड़ा है इसमें, यानी कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी ही मर्ज हो गई है,
शिवसेना पूरी मर्ज हो गई है बीजेपी के साथ, यह चीज है। मतलब उसके सारे विधायक जो है वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो इसीलिए सब कुछ ठीक रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, समझिए आप। तो ये 2/3 का हिस्सा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे बार बार जब पूछा जाता है एकनाथ शिंदे से आपके पास कितने विधायक है, तो हमेशा बोलता है हमारे पास 40 से 45 विधायक, यानी कि पूरी शिवसेना भाई इनके पास है, एकनाथ शिंदे के पास है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब भाई अगर आधे भी विधायक हैं, अगर मान लीजिए 28 तो 23 तो है ही है, और अगर मान लीजिए 35 से ज्यादा या 39 जैसा ये क्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे विधायक जो हैं पूरी शिवसेना फिर उद्धव ठाकरे से नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, तभी तो सब चले गए। तो अब क्या यहां पे ऑप्शन क्या है, व्हाट आर दी ऑप्शंस, चलिए वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस ये है कि सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जो हैं एकनाथ शिंदे को मना ले, लेकिन एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि हम आ तो जाएंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फर्क ये कि भाजपा के साथ सरकार बनानी पड़ेगी, शिवसेना और भाजपा का गठबंधन, समझ रहे हो। तो अगर शिवसेना और भाजपा का गठबंधन होता है तो फिर आपको बहुमत मिल जाएगी, लेकिन शिवसेना भाजपा के साथ जाएगी नहीं ना, उद्धव ठाकरे के पास पूरी पावर चली जाएगी। दूसरा यह है कि एकनाथ शिंदे को वापस ले आए और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दे, लेकिन ऐसे में एनसीपी और कांग्रेस नहीं राजी होंगे। भाई एनसीपी कांग्रेस किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। शरद पवार कह रहे थे वो इनका इंटरनल मैटर है, कांग्रेस भी चुप है, किसी को इस पॉलिटिकल क्राइसिस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में उद्धव ठाकरे हट जाएं, ये सब ऐसी प्लानिंग करके एनसीपी कांग्रेस भी सब कि भाई हटो यार तुम, ऐसा लग रहा है। अगला ये हो सकता है, तीसरा, कि जो बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो आ जाए, वो उद्धव ठाकरे गए, बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लग रही है। अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए, अब एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 33 विधायक है, तो तब भी 139 का आंकड़ा हो गया, और शायद इन 7 निर्दलीय विधायक भी इनका साथ दे देंगे, तो 144 का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। ठीक है, जो निर्दलीय विधायक है ना वो भी बीजेपी को बाहर से सपोर्ट कर देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। माइट भी पॉसिबल कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हो जाए, या फिर एकनाथ शिंदे अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ले, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो भाजपा के साथ जाएंगे और भाजपा जो है वो दोबारा से सरकार बना लेगी। ये समझ गए, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम जो है वो हो रहा है। 157 फिर बैठेगा, ठीक है, शिवसेना के भी 34 बागी विधायक है, 17 निर्दलीय हैं और 106, तो 157 आसानी से फिर 144 पार हो गया, 144 का आंकड़ा आसानी से पार हो गया। तो आई होप मैंने आपको गणित समझा दी होगी और एंटी डिफेक्शन लॉ भी समझ गए होंगे। एक और चीज आप समझ जाइए दोस्तों, यूपीएससी 2023 का हमारा जो कोर्स है वो लाइव कोर्स है भैया, उसको अवेल कर लो। सबसे पहले कुछ नहीं इधर उधर पूछना है, तुरंत अवेल कर लो। 2023 के लिए हमने बैचेस शुरू कर दिए हैं, पीएसआईआर ऑप्शनल भी हमने लॉन्च कर दिया और हिस्ट्री ऑप्शनल की लॉन्च कर दिया, बहुत ही कम दामों पे। सोहेल सर पढ़ाएंगे ये हिस्ट्री ऑप्शनल, जब पिछले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते सोहेल सर, मतलब जो पिछला प्लेटफॉर्म था वो 40 से 50 हजार रुपए लेता था, हमने खाली 10,000 में निकाला है। तो इसीलिए फटाक से कोर्सेज को ज्वाइन करें, पूरी लाइव क्लासेस चल रही हैं। अब दोस्तों सेल जो है ना वो एंड हो रही है, तो लेट ना करें, 1 जुलाई से लाइव क्लास शुरू है। ये समझ गए आप गणित। अब अगर हम बात करते हैं कि एकनाथ शिंदे कौन है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पकड़ी सीट से ये विधायक है और उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा करीब माने जाते हैं, बहुत पुराने नेता है भाई, एकनाथ शिंदे का काफी ज्यादा नाम है। मुख्यमंत्री बने ये, मतलब जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो इनको नगर विकास मंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद भाजपा और शिवसेना गठबंधन सरकार में भी मंत्री रहे। यही है, इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये एकनाथ शिंदे हमेशा से ही भाजपा का सपोर्ट करते थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद 2 बार नगर सेवक भी रहे, 4 बार एमएलए का चुनाव भाई जीत चुके हैं, काफी दिग्गज नेता जो हैं वो रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, दीपक वसंत की बात करें तो उन्होंने एक चीज साफ कही है कि देखिए बीजेपी से हमारा वैचारिक तालमेल है, हर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, हम उद्धव ठाकरे की वजह से। देखिए उद्धव ठाकरे का बात ये है ना उनकी कि आदित्य ठाकरे का नाम आया तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में, तो उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा नाराज हैं। फिर आपको पता है पिछले इलेक्शन में काफी बवाल भी चला था, बार बार सामना में बीजेपी के खिलाफ शिवसेना तड़ातड़ छाप रही थी, तो इसीलिए बीजेपी का और मूड खराब हो गया, तो दोनों साथ में लड़े नहीं। पता चल गया था कि बीजेपी और शिवसेना में काफी दिक्कतें हैं, नरेंद्र मोदी को लेके उद्धव ठाकरे बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन अब यहां पे शिव सैनिक कह रहे हैं कि हमारा वैचारिक तालमेल तो बीजेपी के साथ है, हिंदुत्व का एजेंडा जो है आप भले ही भूल गए हो लेकिन बीजेपी ने अभी तक पकड़ा हुआ है। और
जहां एनसीपी कांग्रेस हमसे हारी वहां वो खुद को मजबूत कर रही है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जहां पे हम जीते हैं भाई, शिवसेना 56 जगहों से जीत के आई है और 56 जगहों पे अब कांग्रेस और एनसीपी मजबूत हो रही है, इसीलिए तो एनसीपी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चीज है। देन उसके बाद वही है कि राज्यसभा चुनाव में हम हारे। देखिए राज्यसभा चुनाव में एनसीपी क्रॉस वोटिंग हुई, आपको पता है क्रॉस वोटिंग होगी। क्रॉस वोटिंग क्या होता है? तुमने बोला मैं तुम्हारे लिए वोट करूंगा, मैंने कहा हाँ सर मैं आपके लिए वोट करूंगा, मैंने दूसरे के लिए वोट कर दी, ये क्रॉस वोटिंग होगी। 10 देखिए विधान परिषद है ना महाराष्ट्र में, एक तो विधानसभा है और जो लोअर हाउस अपर हाउस है वो महाराष्ट्र मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो विधान परिषद है। तो विधान परिषद में अभी चुनाव हुए 10 सीटों पे, अब उसमें 5 जो हैं वो बीजेपी के चुन के आए, 3 आपके कांग्रेस के, 2 एनसीपी के, लेकिन जो इन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया था वो हार गया, यानी कि क्रॉस वोटिंग हो गई। क्रॉस वोटिंग किसने की है भाई? शिवसेना ने आपातकालीन बैठक बुलाई कि भाई बताओ क्रॉस वोटिंग किसने की है, और तब भी एनसीपी की तरफ से और एनसीपी से भी इन्होंने बात नहीं की। तो शायद उनके एहसान तले कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। यही यहां पे दीपक वसंत का बार बार कहना है कि उस एहसान के तले दबे हैं, उनकी वजह से वे मुख्यमंत्री बने। शरद पवार का यह कहना था ना, हालांकि बता दो कि 2019 में भी यही हुआ था। देखिए एक बड़ी बात यह है कि आखिरकार सूरत क्यों गई, यह भी बहुत सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है सूरत गए, गुवाहाटी गए, ये तो ठीक है, यहां पे बीजेपी की सरकार है। देखिए 2019 में अजीत पवार लगभग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन उस समय क्या था, उनको मुंबई और पंजाब में रखा गया था, तो एनसीपी वहां पे पहुंच गई। इस बार प्लान ये था कि कोई भी इन तक पहुंच ना पाए। अगर मान लीजिए मुंबई में ही रखते, मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे मुंबई में ही रहते, तो आसानी से शिव सैनिक वहां पहुंच जाते। तो इसीलिए सूरत गए। सूरत में क्या है कि भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है गुजरात में, लेकिन आप ये भी तो समझो कि महाराष्ट्र के बगल में है सूरत, गुजरात बिल्कुल बगल में, और ऊपर से विधायक का कोई पता नहीं, तो आसानी से किडनैपिंग का केस डाल के जो यहां पे उद्धव ठाकरे हैं वो पुलिस भिजवा सकते थे। तो फिर उसके बाद डिसाइड किया कि सूरत नहीं, कई ऐसी सेफ जगह चलते हैं जहां परिंदा भी पर ना मार सके। आसाम, गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं रेडिसन ब्लू होटल में, पता ही नहीं। वहां पे देखिए, वहां थोड़ी ना वहां कोई जा ही नहीं सकता, वो बहुत दूर है, और वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। तो इसीलिए इनको पहले ये सूरत गए और उसके बाद फिर ये गुवाहाटी गए, है ना, ताकि कोई पकड़ ना सके इनको। और इनकी तस्वीर भी सामने आई फाइनली। जब ये सामने आया तो काफी ज्यादा मीडिया भी था, कितने आपके पास विधायक है, कितने, तो कहते 45 का सपोर्ट है, कोई कहता 39 का सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट तो है। शिवसेना पूरी तरीके से टूट गई है। तो वही है कि जो मैंने बताया कि लगातार अनदेखी कर रहे थे उद्धव ठाकरे से, जो भी बोल रहे थे एकनाथ शिंदे वो मान नहीं रहे थे, और उसके बाद उद्धव आदित्य का बहुत ज्यादा दखल था। एकनाथ शिंदे कुछ भी करते थे तो उद्धव और आदित्य जो हैं वो इसको नकार देते थे, तो एक ये भी है। फिर उसके बाद बिल्डर लॉबी की भी दखल अंदाजी थी भाई, बिल्डर्स का और जो पॉलिटिशियंस का, उनका चोली दामन का साथ होता है, आपको पता ही है। तो बिल्डर्स की जो लॉबी, उनकी भी काफी ज्यादा दखल अंदाजी थी। और उसके बाद फडणवीस और शिंदे की दोस्ती काफी ज्यादा है दोस्तों, बीजेपी शिवसेना के बीच जो है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी थे शिंदे, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी और शिवसेना को जोड़ के रखा था, ठीक है। और जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट था उससे भी, अब देखिए यहां पे एक तरफ जो है उद्धव ठाकरे ने प्रोजेक्ट को नकारा, और वहां पे देवेंद्र फडणवीस इनको एक के बाद एक प्रोजेक्ट देते जाते थे, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे शिंदे जो हैं, तो इसीलिए भाई इनका ज्यादा ये है। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे सूरत इनसे मिलने, ठीक है, और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मिलकर पहुंचे, तो एक तरीके से बातचीत जो है वो चल रही है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अब एमएलएस की बात करें तो ये सारे एमएलएस हैं, ये तो पक्का गए ही गए हैं, बाकी सपोर्ट भी अगर मिल जाए तो ये, अगर किसी को देखना तो आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। तो गुवाहाटी में शिंदे का दरबार, तो गुवाहाटी में ही इनकी तस्वीरें जो है वो सामने है। आई होप अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एमएलसी में, अब देखिए एमएलसी की चुनाव भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका जो चुनाव था इसमें भी बड़ा दिक्कत थी। यहां पे बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग पर हंगामा किया। क्यों हंगामा किया? क्रॉस वोटिंग हो गई है बेटा, यानी कि शिव सैनिक हमारे साथ हैं, तुम्हारी पार्टी खुद ही यूनाइट नहीं है, बीजेपी ने बोला, समझ रहे हो। अब ये महाविकास अघाड़ी है। महाविकास अघाड़ी क्या है? एनसीपी, शिवसेना प्लस कांग्रेस का जो ये ग्रुप है उसको एनवीए बोला जाता है, ठीक है। तो शिंदे और समर्थक सूरत के लिए निकल गए, ठीक है। इसके बाद ही एक क्रॉस वोटिंग एक बहुत बड़ी वजह बनी। तुरंत उद्धव ठाकरे ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, लेकिन तब तक सारे के सारे शिव सैनिक गायब हो गए, पता ही नहीं चला।
उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा हो कैसे गया, समझ रहे हो। तो ये आप देख सकते हैं 10 सीटों पे 11 प्रत्याशी थे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 2-2 और भाजपा के 5, भाजपा के पांचों के पांचों प्रत्याशी जीत गए, ठीक है ना। और यहां पे जो भाजपा ये देख सकते हैं, लेकिन जो एनसीपी रामराज नाईक ये भी जीते कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे जो है वो हार गए। तो 285 विधायकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस पर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसकी वजह से मूड खराब हुआ और उसके बाद सब बोला कि हटाओ ये सब नहीं है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा मतभेद है यहाँ पे। उद्धव ठाकरे, वैसे तो आप बोलेंगे सर उद्धव ठाकरे ही चले जाएं बीजेपी के साथ, क्या दिक्कत है, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब वैसे तो पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, और फिर सबको जोड़ने का काम यहाँ पे भाई शिव सैनिकों को वापस लाने का काम जो विधायक हैं सुप्रिया सुले और कमलनाथ को दिया गया है। कमलनाथ खुद ही अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे एमपी में। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस है, गजब पॉलिटिकल गेम चल रहा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा अनुमान यह है कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार नहीं बचा पाएंगे। उद्धव ठाकरे गए, बहुत ज्यादा मुश्किल है उनका बचना। हो सकता है दोबारा इलेक्शन भी हो जाए, माइट बी पॉसिबल, बट कुछ कह नहीं सकते, मतलब देखते हैं। अभी तो उम्मीद यही लग रही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो सारे के सारे विधायकों को लेकर वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। बाकी अगर कुछ हो जाए तो मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।